तो हम लोग का ये 9 नंबर का सेट है। तो सारे के सारे क्वेश्चन VBA हैं, ठीक है। बिहार CGL 4 को ध्यान में रख के इस सेट को तैयार किया गया है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेस्ट का PDF पहले डाल दिया जाता है, फिर उसका डिस्कशन करवाया जाता है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समयति हेम्योपैथिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो समयति हेम्योपैथी सिद्धांत। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि होम्योपैथी की खोज किसने की थी। तो होम्योपैथी की खोज की थी सैमुअल हैनीमैन ने, ठीक है, सैमुअल हैनीमैन ने। और सैमुअल हैनीमैन ने ही जो है समयति जो है इसका सिद्धांत दिया था। ये कुछ ऐसे तत्व वगैरह के बारे में है जिससे रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है समयति सिद्धांत, ये हेमोपैथी सिद्धांत है। इसको किसने दिया था? सैमुअल हैनीमैन ने, ठीक है। और सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को जो है 10 अप्रैल को क्या किया जाता है? विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हेमोपैथी प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और असम के सुधारक सतरिया नृत्य की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो सतरिया नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो महापुरुष शंकर देव के द्वारा। कब की गई थी? 15वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबको पता है कि 2 टाइप के नृत्य होते हैं। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, और एक होते हैं लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य का जो सबसे पहले वर्णन किया गया था ये नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र नाम की एक प्राचीन पुस्तक है जिसके लेखक हैं भरत मुनि, ठीक है ना। इसमें जो है शास्त्रीय नृत्य की वर्णन की गई है, और इस नाट्य शास्त्र को भारत का 5वां वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 5वां वेद भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य की जो वर्णन की गई थी, तो भारत में इस वक्त जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, और लोक नृत्य की संख्या भारत में कम से कम 2500 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2500 से ज़्यादा याद नहीं करना, इसमें से 50 याद कर लीजिए, वही एग्जाम में बार बार घूम के आते हैं। लेकिन इस 8 शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से हमें देखना होता है, ठीक है। तो चलिए एक नज़र मारते हैं इस 8 शास्त्रीय नृत्य पे, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भारतनाट्यम। ये सबसे प्राचीन जो है भारतनाट्यम, सबसे प्राचीन भारतनाट्यम है, ठीक है। उसके बाद है मोहिनीअट्टम 3 नंबर में है कथकली, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ओडिसी होती है, ओडिसी, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी, ठीक। उसके बाद कुचिपुड़ी, इसके बाद आप जो है बोल सकते हैं कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, कथक, ठीक है। और 8 नंबर और सबसे अंतिम में सबसे नया जो है कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है सतरिया। ये सबसे नया है, सतरिया जो है सबसे नया है। इसको 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य में जो है इसको डाला गया, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शंकर देव के द्वारा। बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और लड़के थोड़े से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से सतरिया नृत्य की शुरुआत जो है शंकर देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरुआत हो गई थी? अर्थात भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर से टिकट आरक्षण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ठीक है। 1986 ईस्वी में पहला कंप्यूटर टिकट काटा गया था। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में।
ठीक है। आईआरसीटीसी की जो स्थापना होती है 2000 ईस्वी में, 2002 में, तब से जो है इंडियन रेलवे में ऑनलाइन की क्रांति है कि मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होती है। ठीक है। कमेंट में आप हमें जवाब दीजिए, भारत में प्रथम कंप्यूटर कब आया था या कहाँ शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाघ हमारा फीचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में कहाँ, मेघालय में क्या है, बाघ हमारा फीचर प्लांट। अब यहाँ से हम आते हैं फीचर प्लांट। ये फीचर प्लांट क्या होता है, इसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा। अब कीटभक्षी पौधा क्या होता है, या चाहे मांसाहारी पौधा भी बोलते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि पौधा तो भाई अपना भोजन खुद बनाता है, तो ये मांसाहारी पौधा क्या होता है, होता ये है कि ऐसे पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि जब कोई छोटा मोटा कीट पतंग इस पौधे पे अपना मतलब कि छोटा छोटा कीट पतंग क्या करता है कि पौधे का रस चूस के जो है अपना जीवन यापन करता है। तो जैसे इसके मुंह में जाता है उस प्रकार से अपने ढक्कन को गिरा लेता है और उस प्रकार से उस कीट को खा के अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी पौधा या कीटभक्षी पौधा। तो बाघ हमारा फीचर प्लांट कहाँ होता है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में 98% भाग पर 8 तत्वों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो इन 8 तत्वों में नहीं आता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन और कैल्शियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन नहीं आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट पर कार्बन नगण्य के बराबर है। आप मतलब कि वायुमंडल में 0.003% है। पृथ्वी के क्रस्ट में जिस पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट बोला जाता है, वहाँ पर कार्बन नहीं है। ठीक है। तो 98% में कौन कौन होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर फेरम आता है, कैल्शियम आता है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। ठीक है। कैल्शियम, यहाँ से आदमी को कन्फ्यूजन होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। ठीक है। तो इसका ये भी, ऑक्सीजन तो है ही, सिलिकॉन है ही, कैल्शियम है, लेकिन कार्बन नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत भी यह क्वेश्चन है आजकल में जो है इकोनॉमिक्स में इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाबार्ड। ठीक है। जहाँ सभी ग्रामीण वित्त पोषण की बात आ जाए, क्या हो जाए, ग्रामीण वित्त पोषण की बात आ जाए, ग्रामीण वित्त पोषण की बात आ जाए, वित्त पोषण या चाहे कृषि वित्त पोषण, ठीक है ना, या कृषि ग्रामीण दोनों आ जाए, तो वहाँ पे किस चीज़ का बात हो जाएगा, नाबार्ड का। नाबार्ड का स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिश पर। होता ये है कि अचानक से 1990 से पहले किसी तरह का कोई आर्थिक प्रक्रिया भारत में नहीं होती है, लेकिन 1991 ईस्वी से लेके लगातार विभिन्न प्रकार के आर्थिक संस्थान खोले जाते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें की जाती हैं और बहुत सारे सुधार देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसी में एलपीजी भी सुधार है। होता यह है कि 1990-91 ईस्वी में हमारा देश, जो जिस वक्त में आप लोग का जन्म हुआ होगा, उस समय हमारा देश बहुत ही विकट आर्थिक परिस्थिति को झेल रहा था। पैसा के लिए मोहताज था। इसीलिए उस समय जो भी लोग थे उनका जीवन यापन एकदम चरमरा सी गई थी। कहा जाता है कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 31 महीना का जो है ना खाने पीने के लिए पैसा बचा हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने भारत क्या किया कि भारत के पास जो रिजर्व में सोना रहता है, गोल्ड रहता है, गोल्ड को जो है सो वहाँ पे इंग्लैंड में दिया। फिर इस प्रकार से जो है कुछ दिन चलाया काम। फिर 1991 ईस्वी में एलपीजी लाया। ठीक है। जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन वगैरह को ला के विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया। उसी के दौरान 1992-93 में महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए स्वयं सहायता समूह की भी जो है बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। ठीक है। और ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि 1991 ईस्वी की जो आर्थिक सुधार है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, किस 5 ईयर प्लान के आता है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिसका था 1992 से लेकर 97 के बीच में इसका कार्यकाल था। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। तो आरजी भंडारकर जो है प्रार्थना समाज के सुधारवादी और लोकप्रिय नेता थे। बात ये होती है जितना समाज वाला शब्द हो जाता है ना, उसका बीजारोपण जो है ब्रह्म समाज से ही होता है।
एक व्यक्ति थे, उसका नाम था राजा राम मोहन राय। बहुत पढ़े लिखे और आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है उसको। तो राजा राम मोहन राय क्या करते हैं कि 1828 ईस्वी में एक समाज की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है, ब्रह्म समाज। और 1833 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है ब्रह्म समाज अलग अलग भागों में टूट जाता है, चूँकि राजा राम मोहन राय कलकत्ता से थे। कलकत्ता से होते यही चीज़ दक्षिण भारत में ही पहुँच जाता है, मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई में भी अलग अलग प्रकार के समाज होते हैं और मुंबई में क्या होते हैं, प्रार्थना समाज जो है इसी ब्रह्म समाज को देखते हुए स्थापित किया जाता है। और 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा जो है इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। और 1870 ईस्वी में 1870 में इसी में जो है ये आरजी भंडारकर और एमजी रनाडे, ठीक है, ये इसमें शामिल हो जाते हैं और इसको जो है प्रार्थना समाज को और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय या फेमस बना देते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है आत्माराम पांडुरंगा में और एमजी रनाडे में कि भाई ये दोनों कहीं प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य तो नहीं थे। तो जी नहीं, आत्माराम पांडुरंग ही इसके प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, जो 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना किए थे। बाद में आरजी भंडारकर और एमजी रनाडे ये दोनों 1870 ईस्वी में मिले और इसको जो है इसकी जो पराकाष्ठा पर पहुंचाए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का प्राकलन तरीका में से कौन सा एक नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है आय विधि से, व्यय विधि से और उत्पादन विधि से किया जाता है, लेकिन बैंकिंग विधि से नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईस्वी में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सा जो बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, रब, पक और अक। र से राजगीर, अ से अजातशत्रु, व से वैशाली, क से व से वसुमित्र, ठीक है। इसी प्रकार से चारों होता है, मतलब कि इसको हम बाद में देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में ये चौथा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, चक्रवात के केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे चक्रवात का क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, केंद्र बिंदु, आँख या सतर्कता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आँख बोला जाता है, चक्रवात का आँख। किसने वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं। तो ये भीमराव अंबेडकर जो है इस पुस्तक के लेखक था। एक पुस्तक इनकी थी कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ठीक है ना, वेटिंग फॉर ए वीज़ा भी किसका पुस्तक था, भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समय लेने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अफवाह है ना, अफवाह का मतलब होता है नदी का प्रवाह। जितने भी नदी होती है कहीं न किसी जो पहाड़ पे से निकलती है, तो उसी को जो बहने का तरीका है उसी को अलग अलग नाम दे दिए गए, ठीक है। तो एक होता है अरीय अफवाह तंत्र। अरीय अफवाह तंत्र क्या होता है कि एक ऊंचा पे कोई पानी का स्रोत है और वहाँ से क्या होता है, नदी इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, इधर भी नहीं निकल रही है। तो जहाँ से चारों दिशा में निकलते हैं उसको अरीय प्रवाह तंत्र बोलते हैं। तो अमरकंटक पहाड़ी जहाँ पर है वहाँ से नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और ऊपर में सोन बहती है। फिर इधर आगे में जो है महानदी वगैरह बहता है। दक्षिण में भी एक आध नदी नर्मदा ताप्ती सब बहती है। कुल मिला के चारों साइड भागता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जाली नुमा को ही वृक्ष नुमा में बोला जाता है। जिस तरह से वृक्ष का एक पत्ता ऐसे ऐसे इसमें भागा रहता है ना, ठीक इसी तरह भी एक पत्ता इधर एक पत्ता इधर, इसको भी जाली नुमा बोला जाता है, ठीक है। और ये उत्तर भारत के मैदान में जो पाया जाता है, जैसे कि सिंधु नदी का जो है तंत्र है, गंगा नदी का तंत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। वहाँ पे क्या पाया जाता है, जाली नुमा, जो कि पेड़ के पत्तों की तरह होता है या जाल के आकार के होता है। आयताकार कहाँ होता है, आयताकार वहाँ होता है जहाँ पर नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हो, जैसे कि चंबल नदी हो गया, ठीक है, जहाँ से नदियाँ बार बार पहुँचती है और वहाँ पर ढलान बहुत तीक्ष्ण होता है और वहाँ पर भ्रंश बन जाता है, तो उसको आयताकार बोलते हैं। तो चंबल नदी हो गया। और समांतर प्रवाह क्या होता है कि जहाँ से एकदम से लंबा रास्ता नदी को तय करना होता है और एक ऊंची ढलान से, जैसे कि पश्चिमी घाट का पहाड़ है, वहाँ से नर्मदा निकलती है, गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है और काफ़ी लंबा दूर तक जो है चल के बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से चारों का चारों जो है सही है। एक भी, दो भी, तीन भी और चार भी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो मिजोरम को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट,
कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब जो होगा अश्विनी कुमार दत्ता। भारत में एक क्वेश्चन और बताइए कि हिंदुस्तान सहकारी बैंक की स्थापना यही किए थे 1906 में, ठीक है ना। भारत में करेबा के नाम से पाए जाने वाले हिमानी के मोटे निक्षेप या हिमोड पाए जाते हैं, ये कश्मीर में ही पाए जाते हैं। कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में। और कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? तो झेलम नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? तो इसके हैं चार्ल्स डिकेंस। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा कविता राव, ठीक है। एकदम अच्छा पुस्तक है, इसको जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मासाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो केन्या में। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। नेक्स्ट, पर्यावरण के मुद्दे को हरी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ऑप्शन नंबर 2। 20, एकहार्ज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एकल कलाकारी है? ठीक है, एकल कलाकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम में ही तिल्लाना होता है और अल्ला रिपू भी इसी में। इसमें मतलब टोटल 7 घटक होते हैं, जिसमें 2 घटक तिल्लाना और अल्ला रिपू है। अल्ला रिपू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय हरित अधिकरण है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जैसे किसी तरह से कोई पर्यावरण का हनन होता है या चाहे पर्यावरण में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे पर्यावरण को बहुत क्षति होती है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? तुरंत न्याय के लिए एनजीटी में। एनजीटी की स्थापना 2010 ईस्वी में हुआ था और ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे महासागर का क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक एट्रियल, उसके बाद हिंद महासागर है, हिंद महासागर के बाद अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक और फिर आर्कटिक। याद रखिएगा, दोनों नाम एक ही टाइप से है। विश्व में 5 महासागर ही है, ठीक है, आर्कटिक। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे गहरा भी यही है, ठीक है, सबसे गहरा भी यही है। ऑप्शन नंबर प्रशांत, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया? जब हर्षवर्धन पूरी तरह से जवान हो गया ना, तो बहुत ही मतलब कि ये ताकतवर राजा के रूप में ये साबित हुआ। तो ये जब उत्तर के राज को एकदम जम्मू कश्मीर तक जीत लिए, तो दक्षिण की तरफ भी जो है इसकी नज़र गया। तो दक्षिण में खुद जो है पुलकेशिन द्वितीय खड़ा था, जो इसको नर्मदा नदी के तट पर, ये क्या किया, दक्षिण में दक्कन को जीतने के लिए आ रहा था, आक्रमण कर दिया था। तो वहाँ पर इसको पटक दिया, मतलब कि नर्मदा नदी के किनारे इसको पराजित कर दिया। कौन हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसेफ नोएल पैटर्न। जोसेफ नोएल, इन मेमोरियम को कौन किया था? जोसेफ नोएल पैटर्न, ठीक है। और एक पेंटिंग और है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। एक पेंटिंग है भाई, कोई पुस्तक या बुक का नाम नहीं है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये 1859 इसमें बनाया था जोन्स बेकर के द्वारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब आया था? 1856 में। कौन लाया था? कैनिंग लाया था। कौन लाया था? कैनिंग। ये सब क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो शायद मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग देखे नहीं होंगे, तो इसको हूबहू जैसे लिखा हुआ वैसे याद कर लीजिए। मैन 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में डैश नामक पायलट रहित टारगेट हवाई जहाज़ को डिजाइन और विकसित किया है और मानव रहित हवाई जहाज़ का सफल परीक्षण किए हैं। तो कौन कौन से हैं? तो ये अस्त्र तो नहीं है, निशांत है और लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस के आपको जो है PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं, इसको देखिए और तैयारी कीजिए।